हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड चलो यार, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए मैक्सिमा मिनिमा लेकर, मतलब एओडी का लास्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने एओडी के सारे टॉपिक करे, सारे में मेनली करा टेंजेंट नॉर्मल एंड कौन सा करा हमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करा है। वैसे अप्रोक्सीमेशन हमने नहीं करा, रेट मेजर करा था। अप्रोक्सीमेशन इसलिए नहीं करा क्योंकि पोर्शन में अभी है नहीं वो चीज़ें, बट हम करेंगे उसको भी कवर अप, क्योंकि हो सकता है वो कुछ एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे तो हम कवर अप करेंगे उसको। तो फिलहाल टेक्निकली अगर हम बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा इज द लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बोर्ड में भी इससे ना अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, एकदम ऐसा नहीं है। डिफ़िकल्टी लेवल इस टॉपिक से अच्छा रखा है लोगों ने बोर्ड के क्वेश्चंस में। और आप आजकल तो आप देख रहे होगे वो केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल सच में बढ़ गया है, मज़ा आ रहा है अभी। एंड ऑफ कोर्स जेई मेंस एडवांस सब के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। MSCET बीट्स प्लानी, तो आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी बातें हो गई बहुत सारी अपनी। मैक्सिमा मिनिमा, इस टॉपिक को देखते ही क्या मालूम पड़ता है, नाम से ही हमें कुछ तो ना फंक्शन में, और हम जब भी बात करेंगे मैथ में तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम टू मिनिमम, वो वैल्यू क्या होगी वो निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी निकालने वाले हैं कि वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी, क्योंकि डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना इन रियल लाइफ। जैसे ऐसे भी आप समझ लो कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में कौन सा वो टाइम आता है आपका जब आप बेस्ट स्टडी कर सकते हो, कौन सा वो टाइम आता है आपका जब सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, तो वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है ना। कौन सा टाइम आता है आपका जब आप इमोशनली बहुत ही लीस्ट है ना, बहुत ही कम आप इमोशनली ऐसा ब्लैकमेल हो सकते हो, इन द सेंस मतलब इमोशनली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक अलग अलग टाइम होता है। तो वो रियल लाइफ की चीज़ें ना यहाँ पे बिल्कुल खुसेड़ी जा सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। देखो हम लोग यहाँ से ना कुछ अब टॉपिक लेने की कोशिश करते हैं। पहले ये ग्राफ देख लो जरा अच्छे से आप, इस ग्राफ में क्या होने वाला है। मैंने आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ये ग्राफ को देख के आपको एक बात मालूम पड़ जाएगी। जैसे मैं कुछ रेंज और ड्रॉ कर लूँ, जैसे ये सपोज कर लिया B है, तो ये मैंने मान लिया कि C है, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E। तो A और B में मेरे पास एक फंक्शन है। पूरा जो फंक्शन है y = f(x) वो A और B में है, और A और B के बीच में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं मेरे पास। टर्निंग पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कहाँ पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के टाइम पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये जब फंक्शन ऐसे मूव कर रहा है तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। इसको बोलते हैं कि एक मैक्सिमा मिलेगा, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह लें कि ये लोकल मैक्सिमा आपको दे रहा है, राइट। सिमिलरली ये वो पॉइंट है जहां पे आप कह लो कि ये लोकल मिनिमा दे देगा आपको, लोकल मिनिमा। यार मैंने इसका नाम ही नहीं दिया है ना, तो चलो क्या नाम दे ले इसका, तो थोड़ा सा नाम चेंज करें क्या, CDE इसका कर लिया था, यहां से कर लेते हैं CDEF, एक और बढ़ गया अपने पास। अच्छा जी साहब, तो आप जब इधर घूम के आओगे तो सर इस रेंज में ये वाला पॉइंट मैक्सिमा दे रहा है आपको। फंक्शन लिखा था मैंने, इसको साइड में लिख के रखता हूं। तो ये वाला वैल्यू आपको मैक्सिमा देगा, ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट आपको मिनिमा देगा। फिर अगर देखोगे तो B के जस्ट पहले एक पॉइंट वैसे और भी यहाँ पे है, वो पॉइंट आपको मैक्सिमा दे देगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन तुम अगर बहुत ध्यान से इस कर्व को देखोगे तो ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू सच में सबसे ज्यादा है। इसीलिए इसका नाम ग्लोबल मैक्सिमा या कुछ लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हैं। हाँ, एंड सिमिलरली जब तुम देखोगे तो ये वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होने वाली है। मैं A को कंसीडर नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि A से चालू हुआ है मेरा फंक्शन ओपन इंटरवल में, ऐसे मान लो आप। तो ये जो पॉइंट है इसको आप कह सकते हैं कि ये ग्लोबल मिनिमा दे रहा है आपको, है ना, ग्लोबल मिनिमा। तो बाकी जो पॉइंट्स बच गए, जैसे ये बच गया, जैसे ये बच गया, तो ये आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये आपका
लोकल मिनिमा हो जाएगा और ये आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। मतलब ये कहने का हो गया कि पूरे फंक्शन में एक वैल्यू होगी जो मैक्सिमम होगी, जिस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, और एक होगा जिस पे मिनिमम होगा। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जिस पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आता रहेगा। तो यार इस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को ना ऐसे समझते हैं, देखो सपोज कर लो ना कि आप मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई में आप अगर छोटे छोटे रीजन को देखोगे तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो रिचेस्ट हैं, रिचेस्ट। तो वैसे तो मुंबई का रिचेस्ट बंदा आपको पता ही है क्या कौन है अभी, है ना, अपना अंबानी आता है या अडानी आता है। तो फिलहाल अडानी आ रहा है ना अपना, चलो भाई अडानी। तो अडानी जो रिचेस्ट है वो फिलहाल इंडिया में है, राइट। वैसे एक अंबानी भी आ गया। दोनों के अगर हम अलग अलग रीजन मान लें तो दोनों अपने अपने लोकल रीजन में रिचेस्ट पर्सन है। और वैसे ही दुनिया के और भी बहुत सारे अलग अलग कंट्री में आप चले गए तो मैं ऐसे कर देता हूं आपके लिए कि सपोज कर लो कि आप बात कर रहे हो पहले इंडिया की, तो इंडिया में एक बंदा है वो जो रिचेस्ट है। आप बात कर लो चाइना की, वहां पे भी एक बंदा है जो रिचेस्ट है। फिर आप बात कर लो यूएस की, वहां भी एक बंदा है जो रिचेस्ट है। तो वैसे ही आप दो चार और कंट्रीज की बात कर लो, है ना, ऐसे सऊदी की बात कर लो, आपने रशिया की बात कर लिया और यूरोप की बात कर लिया, चलो 6 कंट्री की बात कर लिया मैंने। तो ये जो बंदा रिचेस्ट है अपनी अपनी कंट्रीज में, ये लोग लोकल मैक्सिमा हैं। ये क्या है? ये लोकल मैक्सिमा है। और अब पूरे वर्ल्ड का अगर आप रिचेस्ट बंदा ले लो तो आज के टाइम पे कौन है? वैसे मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, तो आप लोग बता सकते हो मुझे कौन है बंदा? क्या एलोन मस्क की बात कर सकते हैं हम लोग? अरे मान लेना यार अगर ये रिचेस्ट ना भी रहे अभी तो, बट मुझे जहां तक डेटा पता है शायद यही है। तो ये बंदा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया आपका, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये बंदा रिचेस्ट है। तो ये एग्जांपल से आपको आई होप इतना समझ आया होगा कि ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। और मैं आपके टर्म में आपको एक एग्जांपल दूं क्या? देखो आपके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल देने वाला हूं, तो इसको पहले मैं हटाता हूं तो आप वाला एग्जांपल मिलेगा। ये चीज़ें ना आप लोग ऐसा नहीं कि ये मैंने बस लिखा है तो आप नोट मत करना, ऐसी चीज़ें भी नोट करो, क्योंकि जब आप दोबारा रिवीजन के लिए खोलोगे ना बुक अपना, तो ये चीज़ आपको ना कुछ याद दिलाएगा कि सर ने ऐसे पढ़ाया था, तो आपको जल्दी चीज़ें क्लिक होंगी। तो देख लो भाई, अगली बात मैं क्या कहने वाला था, जैसे कि आप इस तरह के ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हो, है ना, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो यार आप यहां पे हो लोकल मैक्सिमा, तो आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी करके भी थोड़ा इसमें और मैं चेंजेस लाऊंगा तो और मज़ा आने वाला है इस ग्राफ में। चलो हाँ, आप ना यहां पे हो लोकल मैक्सिमा, आपका है लोकल मैक्सिमा, ये एक पॉइंट है लोकल मिनिमा। तो सपोज कर लो आप जहां भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने रीजन में बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यू आर द बेस्ट देयर, बट यार जरा ध्यान से देखो, कोई तो ऐसा रीजन भी है जहां पे वहां का मिनिमा आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। ये देखो, जहां पे वहां का मिनिमा भी आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर सकता है। तो मिडलिंग कहने का ये हो गया कि आप जिस रीजन में रहते हो, अगर आप जेई वेई प्रिपेयर कर रहे हो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो आप अपने सराउंडिंग में देख के खुश मत हो जाना कि आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, आप स्कॉलर हो चुके हो, है ना, क्योंकि आपसे वो ऐसा रीजन ही है बहुत सारे जहाँ पे लोग आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ का मिनिमा भी आपके मैक्सिमा से ज़्यादा हो गया है। तो मैं ऐसे किसी रीजन का नाम नहीं लेता हूँ, क्या बोलते हो आप लोग? जैसे अगर आप मुंबई में बैठे हो तो मुंबई के लोग कम पढ़ाई करते हैं ना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है आप देखोगे वहाँ के लोग कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो छोटे जगह वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आप हरियाणा ले लो, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये वो प्लेस है वहाँ का मिनिमा भी आपके यहाँ के मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया इन टर्म्स ऑफ स्टडी के मामले में, कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत कम करते हो। तो चलो खैर, ये एक कॉन्सेप्ट था नॉर्मल सा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा कुछ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और एग्जैक्टली क्या करना है इस चैप्टर में हमें।
तो यहाँ आ जाते हैं। देखो अभी मैंने आपको कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट नहीं बताया है कि कैसे हम फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा पता करेंगे। तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है फंक्शंस की। पहला क्वेश्चन, मुझे पता है जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वो सीधा सीधा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप ना विदाउट डिफरेंशिएशन भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन में ना आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के कर सकते हो। कैसे? क्या मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं? सिर्फ इन दोनों से, इसको छोड़ दो। अगर इतनी बात सही है तो +1 -1 कर लिया जाए यहां पे, ये भी ठीक है। तो अगर इतनी बात सही है तो अंदर में x + 1 का होल स्क्वायर -1 ऐसे कुछ आ गया। अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है तो आप यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 + 8 आ गया ऐसे, विच इज नथिंग बट +5। और यही मेरा फंक्शन है। क्या ये वाली बात आपको क्लियर है? अब देखो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ना इसमें स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर क्यों बनाया? तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। मिनिमम कितना हो सकता है? ये वैल्यू 0 हो सकता है। अरे ये स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर पे आपने कुछ भी वैल्यू रख दिया, वो कभी भी 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। मतलब दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू अगर किसी दिन 0 हो गई तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखो एफ मिन कितना हो जाएगा मेरा। तो अगर ये 0 हुआ तो 0 इंटू दिस 0 + 5, तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 5 हो गई। इससे कम तो फंक्शन असाइन नहीं कर सकता वैल्यू भाई। अच्छा साहब कितने पे हुआ था 0? तो एट x = -1। ध्यान से देखो, जो वैल्यू अंदर है उसको 0 से इक्वेट कर दो आप। क्या बोला मैंने? जो वैल्यू आपके पास अंदर में है, जैसे अंदर में x + 1 था, इसको 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू -1 आ गई। वही वाला -1 है ये। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। अब बताओ कि f मैक्स कितना हो सकता है? f मैक्स का मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। कुछ भी का मतलब रियल नंबर है। हाँ, वैसे क्वेश्चन में दिया भी था वो चीज। तो अगर आपने रियल नंबर पुट करा तो 0 + 2 + 10 डाल दिया, 100 डाल दिया, तो यार इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं आ रही है। मतलब ये वाला वैल्यू कहीं ना कहीं आपका इन्फिनिटी हो रहा है। पहला वाला वैल्यू +5, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। तो ये हो गई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। जब वहां पे रेंज हम फाइंड करते थे तो उसी को यूज करके आप मिनिमम मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हो। तो कई बार अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि फंक्शन का रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ, तो आप यहां बोल सकते हो 5 to ∞। आई होप सबको क्लियर होगा ये वाला मामला। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है यार समझने के लिए चीजों को। तो अब देखो सेकंड थर्ड क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर डालोगे, मुझे बहुत ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है? f of x = mod of x - 1 + 5। देखो मॉड होने की वजह से अंदर का तो वैल्यू जो भी बाहर आएगा सब पॉजिटिव निकलने वाला है, बट बाहर माइनस लगा दिया। तो अब पहले ये सोचो माइनस लगाने से क्या होगा कि अंदर से 10 आया अगर वैल्यू कभी गलती से, तो बाहर निकल के -10 हो गया, और +5 करेंगे तो -5 हो गया। और अगर अंदर तुमने 2 बिलियन डाल दिया तो मान लो बाहर 2 बिलियन ही आया, तो नेगेटिव 2 बिलियन आया ना आपका आंसर, और +5, तो नेगेटिव में आंसर बहुत बड़ा होने वाला है इस बार, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन जो बाहर में लगा हुआ है। तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि इस बार f min नहीं बल्कि f max पहले निकल सकता है, और वो कितना हो सकता है? ये वैल्यू जिस दिन 0 हो गया, 0 + 5, तो f max की वैल्यू 5 हो जाएगी एट x = 1। अरे इस पार्ट को 0 से इक्वेट करो, देखो x की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 पे ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो रही है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है? आप देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है ना। आपने 200 डाला
तो ऑलमोस्ट 200 को 200 मान लो, 2 करोड़ डाला तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ना तुम्हें, तो मिनिमम वैल्यू -∞ आ रहा है। ये क्लियर है आपको? तो हो गया काम आपका। तो अगर कभी रेंज ऑफ फंक्शन पूछ दिया जाए तो आप बोलोगे सर -∞ to 5, दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो मैक्सिमा मिनिमा हम डेफिनेटली डिफरेंशिएशन को यूज करके करेंगे और वही सब क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, बट फिलहाल हम मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है ये? sin 3x + 4, ये थीटा है। हाँ, ये थोड़ा दूर लिख दिया गया है तो आप लोग टेंशन में मत आया ना। sin 3x + 4, अच्छा बोला है -π/2 से +π/2 के बीच में, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो आप ये बताओ कि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। अरे साइन का मिनिमम वैल्यू कितना? -1 होता है, उससे कम तो हो नहीं सकता। इस रेंज को भी चेक करोगे तो -π/2 पे -1 दे देगा। ये नहीं, गलत बात है ना, क्योंकि ये 3x है एंगल, बट एंगल 3x होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस रेंज में फिर भी ये -1 आएगा तुम्हें वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और +4, तो f min कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और अगर मैं आपसे f max की बात करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, +4, तो आंसर 5 हो गया। तो फंक्शन का रेंज कितना हो रहा है? ये 3 to 5 के बीच में ही आएगा, जो भी आएगा, इसके अलावा हो नहीं सकता। आपको क्या डाउट है कि ये कौन से वैल्यू पे 1 आया है ऐसा? तो sin 3x 1 कब आया के लिए आप क्या करोगे? ये π/2 होता है ना, तो इधर 3x हो गया, तो x = π/6 आ गया, तो π/6 पे 1 होगा और -π/6 पे -1 होगा। आई होप मामला क्लियर होगा। तो ये था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा का। अब हम आने वाले हैं मुद्दे वाली बात की तरफ। तो जिसको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ गया है उसको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे एनसीईआरटी वगैरह देखोगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में ये सब क्वेश्चंस इस तरह के दिए हुए भी हैं, तो आपको और कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करना तो आता है और इस टाइप के क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। तो रीज़न वही है फंसने का भाई, क्या कि आपने हमेशा उसको डेरिवेटिव से ही करना चाहा है। चलो खैर, अब यहाँ क्या है? हाउ टू डिसाइड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो भाई, इसके 2 मेथड हैं, है ना, 2 मेथड हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ यूँ मैंने लाइन बनाया है, तो इधर मैं कर देता हूँ आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और इधर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, बट हमारे पोर्शन में उतना है नहीं। तो आपने अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पढ़ लिया तो आपका काम 100% हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने आपको जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया था तो उसमें कुछ चीज़ें लिखवाया था मैंने। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, A, B एंड C, और आपने ये देखा था कि फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ तो मार्क किया जा रहा था। आप इतना ध्यान रखना कि जब नेगेटिव फंक्शन एंड होगा तो वो आपको मिनिमा देने वाला है। जब नेगेटिव इंटरवल एंड होगा तो वो पॉइंट आपको मिनिमा देगा। जब पॉजिटिव इंटरवल एंड होगा तो वो पॉइंट आपको मैक्सिमा देगा, एंड सिमिलरली ये पॉइंट आपको मिनिमा देगा। तो इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, A एंड C। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज B। अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये कैसे हो गया? तो ये देखिए, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ग्राफ दिखाया है ये वाला, आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव रहेगा स्लोप इसका। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एंड यहाँ पे हुआ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये था ना, पॉजिटिव वाला पार्ट इंक्रीजिंग था मेरा, तो इंक्रीजिंग जहाँ पे भी एंड होगा वो आपको हमेशा मैक्सिमा देगा।
ऑब्वियस सी बात है। अरे बढ़ते बढ़ते जहां से आप टर्न करोगे तो जो टर्निंग पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है वो लास्ट आपका पॉइंट होगा जहां मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। फिर देखो यहां भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, यहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है आपका, तो ये वो पॉइंट आएगा मैक्सिमा का। अब जब फंक्शन डिक्रीज करना चालू कर जाएगा, जैसे यहां तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो फंक्शन देखो ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे आपको लोकल मिनिमा दिखाई देगा। फिर ये डिक्रीज कर रहा है तो फिर से स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट, और ये आपको अगेन लोकल मिनिमा दे देगा। तो ये ठीक है, ये समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी। और ये चीज़ है आपको करने के लिए कि हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वेट करके वैल्यू जीरो निकाल देते थे। इक्वेट करके जीरो भी क्यों करते थे, देखो जैसे ये एक पॉइंट है, तो अगर इस पे आप फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप ढूंढोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ऑफ कोर्स वो वाला स्लोप तुम्हारा जीरो होगा। तो इसीलिए हम dy बाई डी एक्स को ही जीरो से कंपेयर किया करते थे। तो वही अभी भी करेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो से कंपेयर करेंगे और इससे मेरे को टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा, या यूं कह लो कि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। ये सब नाम है, इसके ध्यान रखना। हाँ देखो मैं सब सारी चीजें ना लिख नहीं रहा हूं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट, तो इतना यार लिखने की जरूरत नहीं। बहुत आसान सा चैप्टर है, टॉपिक है, तो बीच बीच में आएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। बस ध्यान रहे कि अब लेक्चर भगाना मत, आराम से देखना। तो इसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, और स्लोप यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो इक्वेट करके जीरो से वैल्यू निकाल देंगे। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो बहुत आसान होता है, और आप मान के चलो कि आपका 99% क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। 1% क्वेश्चन में ना आपको डबल डेरिवेटिव लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सुनो, एक चीज आती है ना यहाँ पे, कनकेविटी। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है हमें बहुत ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा सा काम आएगा। जैसे ये देख लो, अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपको मिनिमा देगा, ये आपको लोकल मिनिमा देगा। ये देखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा आपका। फंक्शन की कनकेविटी ग्रेटर देन जीरो है तो ये आपको, ये देख लो, ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ये स्लोप, इधर स्लोप ऑफ कोर्स नेगेटिव था, इधर स्लोप ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ ये स्लोप जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कनकेव अपवर्ड है ये स्लोप। ये स्लोप कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड। तो कनकेव अपवर्ड होने के टाइम पे आप साफ साफ देख सकते हो कि जब ऐसा रहेगा कोई कर्व तो ऑफ कोर्स मिनिमा आएगा नीचे में, और अगर कर्व को हमने घुमा दिया तो ये पॉइंट मैक्सिमा दे देगा तुम्हें। अब ये स्लोप को तुम ध्यान से देखो कि ये पॉइंट आपका पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप की तरफ जा रहा है ना, ऐसे बढ़ रहा था फिर आगे से घटना चालू हो गया। तो यहाँ पे जो फंक्शन की डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होगी। तो अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो गया तो फंक्शन तुम्हें मैक्सिमा देगा। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज़्यादा बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी भूल जाते हो आप, तो एकदम भूल जाओ सब कुछ। सिर्फ छोटी सी चीज़ याद रखो, ये नंबर लाइन प्लस एंड होगा मैक्सिमा, तो माइनस एंड होगा तो मिनिमा। डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, तो ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा। डेट्स इट, और कुछ याद नहीं करना आपको इसमें। बाकी सारी बेकार की बातें हैं यार, माया जाल है ना, तो आप मुंह माया में ना पड़ो ज़्यादा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, कर लेते। ये डिसीजन फैक्टर है, ऐसा करके आप बड़े आराम से ना चीज़ों को डिसाइड कर सकोगे। कोई ज़्यादा चिंता विंता की ज़रूरत है नहीं अपने को। देखो कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो अब आपको फंक्शन डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो करते हैं डिफरेंशिएट। यहीं पे कर लें क्या आप, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इज व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। कुछ कॉमन हो रहा है तो कर डालो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे हमें इक्वल टू 0 करना होगा।
तो अगर फैक्टराइज हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। फैक्टराइज हो रहा है क्या, लग रहा है आपको? जरा चेक कर लो। 1b² - 4ac, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। फैक्टराइज तो शायद नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस भी मतलब +4 हो जाएगा, b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4ac 1 × 1/2 × 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 16 - 12 हो गया रूट के अंदर 4। तो ये इसका रूट निकालोगे 2√3/2 आ जाएगा। आप एलसीएम वेलसीएम ले लो तो 2 ± √3। तो दो वैल्यूज़ मिल गई अपने को। देख लेना कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना हो जाए बस हम लोगों से। तो 3x² - 12x + 9, चलो आई होप सही सब कुछ है। अब देख लो, इसको आप डालोगे नंबर लाइन पे। सर एक वैल्यू है 2 - √3 और एक वैल्यू है 2 + √3। जो आपने फंक्शन डिफरेंशिएट किया ना उसको देखो, उसकी डिग्री देखो। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, उस पावर का कोएफिशिएंट चेक करो। तो ये +3 है क्या? तो सिंस ये +3 है, दैट्स व्हाई स्टार्ट विथ पॉजिटिव एंड गो अल्टरनेट। क्या ये चीज क्लियर है? अगर ये वाली बात क्लियर है तो ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल है, देयरफॉर दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड चूंकि ये नेगेटिव इंटरवल एंड हो रहा है यहां पे, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। दैट्स इट, काम हो गया आपका। इसमें इतना ही चाहिए था अपने को, ज़्यादा तो वैल्यू निकलेगी नहीं अपने के यहाँ से। तो कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट समझा आपको? चलो कुछ और देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन। देखो इन्फ्लेक्शन भी आ गया यहाँ पे। ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हमेशा की तरह डिफरेंशिएट कर दो आप बिंदास। तो f' करोगे तो ये आ जाएगा 5x4 - 20x³ + 15x²। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से हम लोग जो कॉमन कर सकते हैं पहले वो कॉमन करेंगे। तो 5x² कॉमन हो रहा है, x² - 4x + 3, और इसी को आप 0 से इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करोगे तो x² की वैल्यू 0 आ रही है, इससे 0 x की वैल्यू 0 आएगी, बट ध्यान रखना 2 बार आएगी। कहोगे सर एक 0 को 1 बार लिखूं या 2 बार लिखूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा। देखो बहुत मजा है इस क्वेश्चन में। जिन्होंने फंक्शन पहले से कर रखा है उसके लिए फर्क, उसको टेंशन नहीं है। जो थोड़े न्यू है उनको मजा आने वाला है। अब देखो यहाँ का जरा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? क्या लग रहा है? x² -1 - 3 ब्रेक हो रहा है, तो 1 और 3 आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? अब ना आप नंबर लाइन पे आ जाओ। तो सर 0 है, 1 है और 3 है। और वैसे ही फंक्शन का जो डेरिवेटिव था वो कुछ ये है, डिग्री देखो 4 है, उसका कोएफिशिएंट +5 है। तो स्टार्ट विथ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड यहां भी आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों? 0 ना रिपीट हुआ था, 0 2 बार था, इसलिए जब पावर इवन होता है, हमने फंक्शन में पढ़ा था, जब वैल्यू इवन नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है तो साइन उस पर्टिकुलर वैल्यू पे रिपीट हो जाएगा। मतलब यहां पे फंक्शन हर हाल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। वैसे हम इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बीच में आ गया हमारे पास। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। और क्या क्या होता है इन्फ्लेक्शन? जनरली वो डबल डेरिवेटिव से निकाला जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, हम सब डिटेल में बात करेंगे अभी। तो अब आगे अगर मैं दिखाना चाहूं तुम्हें तो कहोगे आगे तो सर ये वाली बात है कि ये वाला पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतना क्लियर हो गया मामला अपना? अगर इतनी बात सही है तो साहब अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि आप ये बता दो कि फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है। देखो ना, कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो इस वैल्यू को उठा के आपको डालना होगा। तो देखो फंक्शन इज मैक्सिमम
at x equal to 1 and that is f of 1। ये डालना कहाँ है? इस फंक्शन में, मतलब हमेशा मेन फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 1 पुट करोगे तो 1 का पावर 5 1 देगा, फिर -5, फिर +5, फिर -1, ये गया। अरे तो 0 आ गया यार, पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0। क्वेश्चन है क्या मेरे सामने? मैं देख लूँ क्या आंसर इसका। चलो जाने दो, कहीं गायब है अभी, तो इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं हम लोग। चलो भाई, अब फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू हाउ मच? 3। तो फंक्शन में आप 3 डालोगे अभी, f ऑफ 3, तो वहाँ देख लो 3⁵ माइनस 5 इंटू 3⁴ प्लस 5 इंटू 3 क्यूब माइनस 1। करो सिंप्लीफाई। 3⁵ कितना होता है? 81 इंटू 3, 243 है क्या? सही जा रहा हूँ मैं? 81 इंटू 3 1 3, 3 8 24, सही है। और इसके बाद आपके साथ क्या हुआ है? 3⁴ इंटू 5, मतलब 81 इंटू 5 हो गया। 5 1 5 है और 5 8 40 है। तो भाई साहब ये कितना है आपके पास? 405। ये क्यूब है, मतलब 27 इंटू 5 कितना होता है? ये 135 होता है। -1 जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मुझे तुम सिंप्लीफाई कर बोल तो मैं तो ऐसे करूँगा, 243 - 1 242 लिखता हूँ, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो पहले तो 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 10 - 3 आ गया 7, 3 - 1 आ गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। तो 70 - 42 करना है। 70 - 40 30 आता है, मतलब ये -28 आ गया। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो पहले डर लग रहा था देख कर के सर 3 पे तो वैल्यू शायद बड़ी हो जाए फंक्शन की, बट ऐसा नहीं है। आप जो करते हो मैथमेटिकली चीज़ें वो रॉन्ग थोड़े हो सकती हैं, कभी वो उल्टा सही होंगी और आपको एग्जैक्ट आंसर देगा और आपको हमेशा चौंकाता रहेगा। तो चलो ये भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे का क्वेश्चन देखो आप, ये क्या है। तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। साहब क्या है इसमें? क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग एक बार। तो भाई क्वेश्चन क्या है जरा देखना। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में भी। तो फंक्शन ये है अपने पास, तो हमें यहाँ पे फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है, राइट। तो कैसे कर लेंगे हम लोग? देखो सिंपल सी बात है, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लो। वैसे एक और आइडिया होता है फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम पता करने का, वो ग्राफ है। अगर आप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सको तो वो भी हो जाता है, बट ठीक है हम लोग ग्राफ नहीं देखेंगे, डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये समझ आ गया तो मैं आपको ग्राफ दिखा सकता हूँ फिर। तो f' कितना होगा जरा बताना मुझे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। तो सर क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए हम लोग इसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो कर लो 0 से इक्वेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos x इक्वल टू साइन x है साहब। और अगर ये वाली बात सही है तो आप मुझे बताओ कि इस रेंज में cos और साइन इक्वल कब होता है? इस रेंज में cos और साइन इक्वल कब होता है? इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या क्या हैं? जैसे आपने छोटू सा क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रखा है। पहले ये देखो cos और साइन का साइन कहाँ कहाँ पे सेम होता है। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहेगा, और एक थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों नेगेटिव रहेगा। तो इन दोनों जगह पे वैल्यू मिलेगी। अच्छा साहब सर दोनों इक्वल कब होते हैं? तो पहले क्वाड्रेंट में π/4 पे होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 के मल्टीपल पे होगा। तो अगर यहाँ π/4 आ रहा है तो यहाँ पे 5π/4 आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन ये मैंने आपको समझाया है, मैं ऐसे नहीं करता। मैं कॉस को साइन के नीचे लेके जाता, उसको tan बोल देता और ये 1 आ जाता। तो tan की वैल्यू π/4 साफ साफ दिख गई। tan थर्ड में पॉजिटिव होता है तो मैं उसको पाई प्लस π/4 करता तो 5π/4 ही आंसर आता। तो दोनों ही टेक्निक है, देखो आपकी मर्जी जिससे करना है कर डालो। तो सर ये वैल्यू तो मिल गई, ये अगर मिल गया तो मैं नंबर लाइन पे आ सकता हूँ कि दिस पॉइंट इज π/4, दिस इज 5π/4, दिस इज 2π
एंड दिस पॉइंट इज 0। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में आप पता करो कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम है। देखो ये रेंज ले लो, समझो आपने अगर ये रेंज ले लिया 0 से लेकर π/4 के बीच में, तो इस रेंज में जो फंक्शन की डिफरेंशिएटेड वैल्यू है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि f' मेरे पास cos माइनस साइन अभी है। और अगर इतनी बात सही है तो देख लो 0 से π/4 के बीच में एक वैल्यू डाल दो आप, एक वैल्यू समझो π/6 हो गया, तो π/6 ये √3/2 होता है और ये 1/2 होता है। तुम साफ साफ देखो ये √3 - 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये इंटरवल पॉजिटिव हो गया क्या? तो ऑफ कोर्स ये इंटरवल नेगेटिव होगा और ये इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो साहब जी, तो ये वाला जो वैल्यू है मेरा, ये तुम्हें मैक्सिमा देगा क्या? क्योंकि ये इंक्रीजिंग वैल्यू एंड हो रही है ना, और ये वाला पॉइंट सर अपने को मिनिमा देगा क्या? सर क्या लास्ट वाले वैल्यू को भी चेक करना है? देखो ओपन इंटरवल है, ध्यान से देखो 0 से 2 पाई, तो ये वैल्यू में चेक नहीं करना। अब क्या करोगे आप? तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल चुका है आपको, तो सेकंड काम क्या करना है अपने को? सेकंड काम है कि फंक्शन में अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज x इक्वल टू π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? तो फंक्शन में π/4 उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब यहां मेन फंक्शन, तो साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4 विच इज 1/√2 प्लस, मतलब 2/√2, कट करोगे तो आंसर आ गया √2। सिमिलरली पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हो आप एट x इक्वल्स 5π/4। तो 5π/4 अगर तुम इसमें डालते हो तो ये दोनों ही वैल्यू तुम्हें नेगेटिव मिल जाएगी, करेक्ट है? और ये दोनों ही नेगेटिव मिलने का मतलब सब कुछ सेम आएगा, सिर्फ ये आंसर -√2 हो जाएगा। क्या ये वाली बात चमक गया आपको? आई होप ये मामला क्लियर होगा। तो ये थी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हमने निकाला डिफरेंशिएशन को यूज करके, ठीक है? इसी क्वेश्चन को करने के कम से कम 2 और तरीके हैं मेरे पास, 2 और तरीके हैं अपने पास साहब। तो जरा इसको आपने नोट कर लिया अगर, तो मैं आपको तरीका दिखा देता हूं। क्या तरीका है? एक आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़ा होगा, ये हटा दूं क्या मैं पूरा? आप ये याद रखना कि फंक्शन की सर मिनिमम वैल्यू -√2 है और मैक्सिमम वैल्यू +√2 है ना? मतलब -√2 से +√2 को मैं बीच में लाई कर रहा है। देखते हैं अब, तो ये हटाता हूं मैं, अब आपको मजा आ जाएगा। दूसरा मैं ग्राफ ट्राई करता हूं। देखो आपने ग्राफ नहीं, पहले ट्रिग्नोमेट्री ट्राई करते हैं। आपको याद होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ साइन को 1 लेते थे, कोएफिशिएंट ऑफ कॉस को 1 लेते थे। जिसे याद नहीं मैं बता दूं, ये 11th में ही पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में अपने को, कि जो कोएफिशिएंट ऑफ साइन है वो ले लो, कोएफिशिएंट ऑफ कॉस है वो ले लो, स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट निकालो। √2 आया, जो आया उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 1/√2 sin x और ये 1/√2 cos x। देख लो ध्यान से, क्या इस 1/√2 को मैं cos π/4 बोल दूं? इसे बोला मैंने। और इसे sin π/4 बोल दूं तो sin a cos b cos a sin b करके ये sin ऑफ x प्लस π/4 √2 हो गया। अब देखो, अब क्या कहानी है साहब, कि ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो वैल्यू है ये पूरा साइन है, ये फंक्शन साइन फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो f मैक्स √2 × 1 मतलब √2 हो जाएगा। इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो f मीन √2 बाहर था, √2 × -1 -√2 हो जाएगा। क्या चमक गया आपको कि सब कुछ सेम हो गया पिछले बार की तरह? हाँ या ना?
तीसरी कहानी ये है कि क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि तीसरी कहानी जो मैं बोल रहा था वो सेम ही हो जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि ग्राफ आप इसका ही ड्रॉ करोगे। कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका? अरे x प्लस पाई बाई 4 है अंदर में, मतलब जो फंक्शन है वो माइनस पाई बाई 4 यूनिट लेफ्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो ग्राफ तो आपका जैसे ऐसे जा रहा था ये अब भी ऐसे जाएगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ग्राफ का। आप पॉइंट्स देखोगे, दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 4, तो ये 0 है, तो ये मैक्सिमम होगा इस बार पाई बाई 4 पे। तो पाई बाई 4 पे जिस दिन तुम्हें ये 1 देगा तो ये √2 इंटू 1, √2 इंटू 1 √2 हो गया। देखो सेम वैल्यू आ गई। एंड ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाई 4 है, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, जरा ये देख लो आप एक बार। मतलब माइनस पाई बाई 4 पे ये फंक्शन कितना 0 बन गया था ना, 0 पे पाई बाई 4 था, पाई बाई 4 पे, तो इससे तुम पीछे हटो। अगर माइनस पाई बाई 2 लिया तो वहाँ माइनस पाई बाई 4 आएगा, और अगर आपने माइनस 3 पाई बाई 4 ले लिया, माइनस 3 पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, जो कि तुम्हें -1 देगा। तो ये वाली वैल्यू पे आपको एक्चुअली ये -1 होना चाहिए था, बट रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू -1 इज -√2। तो एक ग्राफ से कर सकते हो, एक ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो, और एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोले तो मैक्सिमा मिनिमा यूज कर सकते हो। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे ये, बट काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो अगला क्वेश्चन। तो देखो अभी ना, मतलब जो कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिए आपको। बेसिक टाइप का मतलब जिसमें वर्ड प्रॉब्लम ना आए, तो उसमें बस आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। और डाउट आएगा तो ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू कैन व्हाट्सअप मी योर डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स ऑल्सो। ये क्वेश्चन करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड लेवल की बात करूँ तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और आजकल तो जेईई मेंस में भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से आ रहे हैं। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। भाई वर्ड प्रॉब्लम है ना, जैसा कि आपने पढ़ा होगा बचपन से ही कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कोई टेक्निक नहीं है, अलग से थियोरी नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को ढंग से 2, 4, 5 बार समझ कर पढ़ना है और चालू हो जाना है। चलो मैं भी चालू हो गया। x + y 24 है, फिर बोला कि उनका जो प्रोडक्ट होगा ना, मतलब x × y, ये एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब क्या है? मतलब मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमा है। तो क्या मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं? ये एक वेरिएबल में करने के लिए किया मैंने, x × 24 - x। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, करते हैं डिफरेंशिएट। ठीक, इसे 0 से इक्वेट कर दो और यहां से x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो अगर x 12 है तो y भी 12 आ जाएगा। अब बात है कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, हमें कैसे पता? तो अब फंक्शन को एक बार वापस डिफरेंशिएट करो। तो ये 24 माइनस, सॉरी हाँ सही तो है, 24 माइनस, सही किया मैंने? अरे डिफरेंशिएशन तो यहाँ था ना साहब। तो ये कितना आ गया? ओनली -2 आ गया, विच इज लेस देन 0। देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब पॉइंट मिला ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, पूरा पूरा फंक्शन ऐसे ही मैक्सिमम हो जाएगा। और कौन सी वैल्यू पे हो जाएगी मैक्सिमम? 12 पे। जरा ना इसके जड़ में जाते हैं, मतलब इसका ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो ये क्या कह रहा था आपसे, आप ये समझो पहले। ये कह रहा था कि 2 ऐसे नंबर बताओ जिनको ऐड करने से आंसर 24 आता है, और फिर तो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कि वो आपने 20 और 4 ले लिया हो, अरे 5 और 19 ले लिया हो। तो आप जरा चेक करो ना, 5 बोला और 19 बोला, मल्टीप्लाई करके कितना आया साहब? 95। मैंने 20 और 4 बोला, कितना आया साहब? 80।
कौन से दो नंबर हैं जिनको समझो 15 ले लिया तो क्या बचेगा, 9 हो जाएगा, 135। वो कौन से दो नंबर लिया जाए जिसको मल्टीप्लाई करने से मैक्सिमम वैल्यू मिले, लेकिन उनका एडिशन 24 ही होना चाहिए। तो कमाल की बात यह है कि जिस दिन तुम 12 × 12 सोचोगे दोनों नंबर, ये 144 आ रहा है और इससे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी ही नहीं पूरे नंबर में, सिस्टम में, जो हमें यहाँ पे गिवन रहेगा उसके लिए। अंडरस्टूड? तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक और अच्छा वाला कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, शो ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना तो उसमें समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है ये। ट्राई करके देखो क्या बोल रहा है ये। क्या बोल रहा है, शो ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। क्या मतलब? आप दोनों पहले मतलब बताओ मुझे, तब आगे बढ़ूंगा। इंग्लिश खराब हो गई है आपकी। देखो ऐसा बोल रहा है ये कि अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा और सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल अगर डाल देते हो आप, सपोज कर लो यूं, लेकिन यार सर्कल के अंदर रेक्टेंगल डाल दिया, बात तो सही थी। अब बोल रहा है स्क्वायर एट द मैक्सिमम एरिया। रेक्टेंगल स्क्वायर क्या चल क्या रही है? देखो बात ऐसी है, वो ये कहना चाहता है कि जिस दिन इस रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल हो जाएंगे, जिस दिन रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो मतलब हो गया कोई स्क्वायर बन गया, और अगर ये स्क्वायर बन गया तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब बात रेक्टेंगल के एरिया की ही करनी है आपको, बात रेक्टेंगल के एरिया की ही करनी है आपको, बट वो मैक्सिमम बना देना है आपको। देखते हैं कैसे। सुनो, मैं ना सेंटर मान लेता हूँ कुछ, अगर सेंटर O है तो, और इसको मान लेता हूँ 2x और इसे मान लेता हूँ 2y, फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये 90 डिग्री अगर हो गया, और आपको पता होगा कि आपने सर्कल पढ़ रखा है पहले से अगर, तो उसकी प्रॉपर्टीज में ये डिवाइड होता था तो ये x हो गया। ये पार्ट अगर तुम देखोगे ट्राई करके तो ये भी y हो जाएगा, तो एक्चुअली ये y हो गया। इसे हमने रेडियस मान लिया है, रेडियस को a बोल दो आप। अगर इतनी बात ठीक है तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन क्या है, a² = x² + y²। तुम्हें लग रहा होगा सर इसको 2x क्यों माना, जानबूझ के माना ताकि ये हाफ होने पे x मिले मुझे। अब बात उसने किसका करने बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ कितना है 2x, ब्रेथ कितना है 2y, तो ये है कितना, ये बात क्लियर है 4x। y की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लो साहब आप, तो क्या ये x² a² - x² ऐसे आ जाएगा, ये एरिया आ गया आपका। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। एक्चुअल में बताऊं तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो ऑटोमेटिकली x = y प्रूफ हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव करोगे मैक्सिमा प्रूफ हो जाएगा, मतलब <0 आ जाएगा। देखो जो लोग स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे ना, उनको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने बोला होगा अभी आप लोगों को, लेकिन फिर भी चलो देखो जो मैंने बोला करते कैसे हैं। अब सुनो, दो टेक्निक है यहाँ से, एक तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली करता हूँ, तो dA/dx कितना मिलेगा, देखो 4 कांस्टेंट है, ये u × v पे गया, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, मतलब ये है ना -2x, a² का 0 हो गया, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे 1 आ जाएगा। ये भी ठीक है? हाँ जी साहब, अगर ये सब ठीक है, देखो यहाँ 2 से 2 कट हो गया, 4 तो बाहर था रहने दिया, -x², एलसीएम ले लो, एलसीएम ये नीचे में है और ये यहाँ गया, तो a² - x² आ गया। ये क्लियर है? तो आप डिफरेंशिएटेड पार्ट को 0 से इक्वेट करते थे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, मैंने भी कर दिया। यहाँ से ज़रा वैल्यू निकालने की कोशिश कर दो,
तो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर आ गया। अरे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल दो उठाकर, वो था मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तुम देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ओ माई गॉश, मतलब रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। यही मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन हमारा जो खत्म हो रहा है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया। इतना निकालना अगर तुम लोगों को आता है तो फिर मैक्सिमम मिनिमम में कोई दम नहीं रह गया चैप्टर में, क्योंकि यार इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पहले से आता है। तो इक्वेट करके वैल्यू निकालना हो तो आएगा ही, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जो गिवन होगा उससे रिलेट कर लेंगे चीज़ों को। तो सर अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या था कि इससे हमें मैक्सिमा प्रूफ करना है। तो वो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है ना, ये वाला पार्ट, मतलब ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स आपको यहाँ पे मिला है। 4 कांस्टेंट उसको मतलब है नहीं। ये कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये पूरा वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इनमें से कोई एक वैल्यू इनमें से या इनमें से पुट करके वहाँ पे देखा जा सकता है। आप बोलो तो मैं कर देता हूँ आपके लिए। डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा इसका, देखो डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब माइनस 4x माइनस, इस बार न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब यही 1/2 रूट एक्स और ये माइनस 2x, करेक्ट है। और पूरे का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आएगा नीचे में, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सीधा सीधा हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कैसे होगा, देखो पहले तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, प्लस हो गया। अच्छा वैसे माइनस यहाँ भी है अपने पास है ना, तो क्यों ना हम माइनस एक्स को कॉमन ही कर लेते हैं। यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस 2 तो कट कर दिया मैंने, माइनस एक्स को कॉमन कर लेता हूँ। तो अब देखो अगर ये एलसीएम आप लेते हो, ये वाला पार्ट एलसीएम होके इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने माइनस एक्स कॉमन किया है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, ये वाला 4। इसमें देख लो माइनस कॉमन किया तो ये माइनस तो रह गया ना, ये कितना बचा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये ठीक है। और नीचे में क्या आ गया, ये चीज़ मिलेगी और ये चीज़ मिलेगी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3y। तो बर्दाश्त कर लेना ये कैलकुलेशन को जरा अच्छे से। तो फाइनली आपको कितना मिल रहा है यहाँ से, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो गया 3a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया। देखो बाहर में माइनस एक्स है मेरे पास, नीचे में जो है रहने दो। अब ए स्क्वायर की अगर वैल्यू आप पुट करते हो जो कि 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 4x स्क्वायर हो जाएगा। बाहर में नेगेटिव साइन है तो अल्टीमेटली पूरा लेसन 0 हो गया, हेंस मैक्सिमा, है ना। मतलब हमारा मकसद यही है कि हम पूरे पार्ट को लास्ट में नेगेटिव दिखा दे बस। अगर ऐसा दिखा सके तो फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा, दैट्स इट, इतना ही काम करना है अपने को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा और। चलो भाई ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। Tangent to the circle this, if P lies in the first quadrants, makes intercepts OA and OB on x and y axis respectively. अच्छा, O being the center of the circle, find the minimum value of OA and OB. कैसे करेंगे? देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो
कि आप सबसे पहले डायग्राम बनाकर ट्राई करो। ये सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप डायग्राम कैसा ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया डायग्राम आपका काइंड ऑफ। अच्छा एक मिनट, ये बहुत अच्छा नहीं बना है, और अच्छा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम हो गया अपना। अच्छा इसने बोला कि टेंजेंट टू द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ध्यान रहे हाँ, टेंजेंट सर्कल कहाँ चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये काइंड ऑफ ऐसे बन जाएगा। अच्छा आपको ये पता है कि सर्कल का जो इक्वेशन है मेरे पास वो कितना, मैं इधर ही लिखता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उधर मुझे अभी बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पॉइंट कितना होता है, कुछ याद है आपको? और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है क्या आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 याद है क्या? ये ऐसा था, एक्स x1 y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा अगर ये सब बात सही है तो, और ये सर्कल का रेडियस अगर a है, तो ये वाला पॉइंट कितना था मेरे पास, आपको याद होगा शायद ये सब चीज़ें। ये पॉइंट था a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो इसमें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा? चलो वो तो इधर कर लेते हैं हम लोग। क्या है मेरे पास, एक्स x1 y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स x1 का मतलब क्या हो गया, x1 की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा और ये a sin थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पूरे से a कॉमन कर सकते हो क्या आप? तो x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू ए आ गया। ये क्या है आपका, ये मिला मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब ये जो लाइन पास हो रही है ये मिल गया मुझे। तो ये पॉइंट अपना A था और ये पॉइंट अपना B था। उसने वही बोला है, यहां देख लो कि OA एंड OB अगर इंटरसेप्ट है तो आप मिनिमम वैल्यू निकालो OA प्लस OB की। तो मुझे OA और OB निकालना पड़ेगा। तो अगर इंटरसेप्ट है तो आप एक्स एक्सिस के लिए y0 पुट कर दोगे, तो कितना मिल गया, ये x cos थीटा प्लस 0 इक्वल टू a। तो देयरफॉर x इक्वल टू a अपॉन cos थीटा, मतलब a sec थीटा आ गया ये पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज a sec थीटा कॉमा 0। और ये पॉइंट अगर इस बार मैं x0 पुट करूँ तो ये 0 प्लस y sin थीटा इक्वल टू 0। तो y आप बोल सकते हो, सॉरी इक्वल टू a, तो a कोसेक थीटा बोल सकते हो आप। तो क्या ये वाला पॉइंट 0 कॉमा a कोसेक थीटा हो गया। अब अगर वो तुमसे बात कर रहा है कि सर OA प्लस OB का मिनिमम वैल्यू पता करो, तो इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग। मान लिया ये P है, तो OA मेरा कितना है, a सेक थीटा है, और OB कितना है, a कोसेक थीटा है। आप क्या करोगे, आप करोगे a को कॉमन, अंदर क्या बच गया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसी को करोगे डिफरेंशिएट, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझा क्या? इसके आगे भी दिखाऊं मैं? अरे बस इसी को डिफरेंशिएट करना है आपको। देखो एक स्टेप और दिखाता हूं चाहिए तो, जैसे ये dp अपॉन डी थीटा, ए तो कांस्टेंट है बाहर रहा, सेक का डिफरेंशिएशन, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, कोसेक का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। और इसी को आप 0 से इक्वेट करोगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये tan मतलब कितना था, साइन बाई कॉस, तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा है कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे को 0 से इक्वेट करना है, बाहर में a है। अब बताओ यहाँ से आप a की वैल्यू बता सकते हो ना आराम से, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। मेरे पास थोड़ा स्पेस है आपके लिए, तो इधर मैं कर देता हूँ आपके लिए चाहिए तो। देखो इधर कितना मिल जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये पूरा जो नीचे का पार्ट आएगा वो तो 0 से खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो अल्टीमेटली ये साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे रहा है तुम्हें, क्योंकि इसमें इमेजिनरी रूट तो लेना नहीं है आपको।
तो थीटा की वैल्यू π/4 हो गई है। और इसी पे अगर इस फंक्शन को आप वापस डिफरेंशिएट करते हो तो मिनिमा दे देगा तुम्हें, मतलब पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 आएगा, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है वो, है ना। अब थीटा की वैल्यू जो π/4 है वो आप कहाँ डालोगे, OA OB जो तुम्हारा था वो ये चीज़ थी ना, ये चीज़ आप पकड़ लो, बेस्ट आइडिया। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, तो P की वैल्यू A तो बाहर है, π/4 आया है, मतलब A को बाहर रखो, sec π/4 प्लस cosec π/4, तो A बाहर है, ये कितना आया √2 और ये भी √2, तो 2√2A। तो ये है OA प्लस OB की मिनिमम वैल्यू, मतलब अब जो भी वैल्यू आएगा वो सब इससे बड़ा ही होने वाला है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैक्सिमा मिनिमा के यही सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं साहब, और बहुत कुछ उसमें है नहीं। तो मैं चाहूँगा कि अब आप इसको यहाँ के बाद करना शुरू करो। मैं आपको 2-4 ऐसे होमवर्क में दे देता हूँ, आप करो उसको। अगर डाउट आ रहा हो तो हमें ज़रूर कमेंट करो या व्हाट्सअप करके डाउट बिंदास पूछ सकते हो आप। तो फाइनली मैक्सिमा मिनिमा अपना कंप्लीट हो गया है। मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा और इसके बाद आपको दूंगा होमवर्क। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं, आप ट्राई करना उसको। अभी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइज टू कंस्ट्रक्ट from a metal sheet so as to hold a given quantity of water so that the cost of the metal will be least when depth of tank is half of its width। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, और ट्राई करो फिर पॉज करो वीडियो को, मैं करवाता हूँ थोड़ी देर में अगर नहीं होता है तो। देखो भाई ये क्वेश्चन तो हो गया हम लोगों का, बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ। अच्छा, अब इसके आगे ना मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए, तो उनमें से कुछ मैं करता हूँ और कुछ आप लोग करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली। क्या है, एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये तुम लोग ट्राई करो। मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बोलूँ से तो कैसा हो सकता है, डायग्राम जो बेस है वो कैसा है, स्क्वायर है अपना, है ना। तो बेस स्क्वायर है अपना, और फिर इसके ऊपर आपको एक क्यूबाइड ड्रॉ कर लेना है, ये काइंड ऑफ। तो ये जो क्यूबाइड है, तो आप अगर ऐसा सिंपली समझोगे तो क्यूबाइड का जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों सेम हो जाएगा, और हाइट जो है क्यूबाइड की, है ना, पूरी जो हाइट है वो आपको कुछ अलग से लेना पड़ेगा, आप h ले सकते हो। फिर वहाँ से वॉल्यूम की बात कर लो और आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आप ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए करवाऊँगा। आगे बढ़े, तो ये ट्राई करना है आपको। हाँ, ये डायग्राम नोट करके थोड़ा समझने के लिए आपको काम आ जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चलो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें क्या है अपना, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a। अच्छा, इज 2a/√3। किसकी बात कर रहा है वो, कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो इतना आ जाना चाहिए। देखते हैं कैसे। तो अगर हम लोगों ने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करा, क्या हो सकता है डायग्राम अपना। तो ये मेरा स्फीयर है और मैंने इसमें एक सिलेंडर समझो ड्रॉ कर लिया। तो ये सिलेंडर आप कुछ यूं इस तरह से ले सकते हो, ये है कुछ सिमिलरली, ये कुछ आ गया अपना। अब देख लो यहाँ पे सिलेंडर का सेंटर भी है, सॉरी स्फीयर का सेंटर है मेरे पास। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपका ए रहेगा। इस क्वेश्चन में ना एक कमाल की बात ये है कि अगर आप इसको सेंटर, अगर यहाँ था मेरा सेंटर, यहाँ पे था, ये पूरा ज्वाइन कर लो, ये मेरा सेंटर है, तो ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है। और क्या ये वाली सिलेंडर की हाइट है, तो अगर ये चीज़ मैं देख लूँ, ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये तो आर और आर हो जाएगा। कौन सा आर, अरे रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये वाला पार्ट। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नाम देख लो, ABC ऐसे बोल सकते हो आप। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, वहाँ से यहाँ से क्या मिल सकता है मेरे को,
देखो ध्यान से, एच स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, है ना। दिस स्क्वायर इक्वल टू प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी एक्चुअली। फिलहाल रखते हैं, देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। चाहिए क्या आपको? सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब अपने को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बात करना है। और क्या होता है वो, ये पता होगा सबको, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी साहब, अब ये बताओ आपको बात किसकी पे करनी है? मुझे हाइट पे बात करनी। तो आर स्क्वायर को रिमूव कर लो यहाँ से, आर स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए ना, यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 4r स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज 1/4 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1/4 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और बाहर इंटू एच है। अब ये वाला चीज़ आप मल्टीप्लाई करके सिंपल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो। तो ये अगर आप करते हो तो क्या मिल जाएगा? पाई ए स्क्वायर 4 तो कैंसिल हो गया, इंटू एच ले लो ये वाला, माइनस पाई अपॉन 4, यहाँ पे एच क्यूब आ गया आपका। ये मेरा फंक्शन है। इतना ठीक है ना सबको? क्या अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस फंक्शन को? डी अपॉन डी एच कर लो। तो ये तो पाई ए स्क्वायर एच का 1 हो गया, और यहाँ पे 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर आ गया। और इसी पार्ट को 0 से इक्वेट करना है अपने को। अच्छा जी साहब, मैंने पाई मल्टीप्लाई ऐसे ही बस कर दिया था, करना नहीं चाहिए था मुझे, बट चलो कोई नहीं। अभी पाई कॉमन हो रहा है दोनों से। देखो पाई अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, जरा देख लो आगे। यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3/4 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पाई तो है नहीं आपके पास, तो सीधा सीधा ए स्क्वायर की वैल्यू 3/4 एच स्क्वायर। हमें एच चाहिए वहाँ पे, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। इसका मतलब एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a अपॉन √3। जरा देख लो ऊपर, आ गया क्या आपका आंसर? तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हाँ, तो सर अब सेकंड पार्ट कैसे करें? तो हम लोग पहले ही मैं तुम्हें क्लियर बता चुका हूँ कि आप फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था, यहाँ पे देख लो आप, इसको वापस डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो आपका बात काम हो जाएगा आपका। और इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान है ना। कैसे? अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो पहला पार्ट तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, और सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 6 पाई एच। और देखो एच की वैल्यू ऐसी आई है 2a अपॉन √3, तो लेस देन 0 ही आया ना। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सब प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। मामला क्लियर है साहब? हाँ जी, तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चन देखो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। अब तो जो इस साल का क्वेश्चन अभी आने वाला है, 2 सालों में क्या हो गया, केस स्टडी आ रहा है ना बोर्ड में, तो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट ये सब यूज़ तो करना ही है आपको। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ता हूँ। तो जो पेज मैं छोड़ूंगा वो आपके लिए हो जाएगा, तो आप ज़रूर उसको होमवर्क में करो। यहाँ आ जाओ। सो द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज दिस। ये करवाता हूँ मैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है वो आपके लिए है। हाँ जी साहब, आगे क्या करेंगे आप? ये क्वेश्चन नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, बट ये ट्राई कर सकते हो आप। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ इसके लिए, पहले देख लो। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, तो आप पहले सबसे पहले कोन ड्रॉ कर लो। इस चैप्टर में तो यही है ना कि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल सपोज कर लो ये है अपना अल्फा। तो वही कह रहा है कि ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट, एल गिवन है, इज
tan इनवर्स √2 सो एट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन। तो ये जो एंगल आएगा वो tan इनवर्स √2 आएगा या cos इनवर्स 1/3 करके ऐसा आने वाला है। तो देखते हैं हम लोग, ट्राई करो जब तक तुम तब तक। हाँ भाई, मैंने थोड़ा टाइम दे दिया आप लोगों को, बोलो कुछ ट्राई किया क्या? करते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो देख लो अच्छे से। सो इट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज दिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये मेरा रेडियस है राइट, मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरा रेडियस है राइट, ये मेरी हाइट है, करेक्ट है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं cos अल्फा ले रहा हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, h/L आ जाएगा। तो क्या मैं h की वैल्यू L cos अल्फा लिख दूं, चल जाएगा आप लोगों को? मतलब मैंने L को इन टर्म्स ऑफ h लिख दिया। सिमिलरली साइन अल्फा, देखो यहाँ पे, सो साइन अल्फा ये तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस L हो गया, तो R की वैल्यू L साइन अल्फा हो गई, तो H मिला मेरे को, R मिला मेरे को। अब वॉल्यूम निकाल दो जरा साहब आप। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, बताओ। अरे जो सिलेंडर का है वही है, बस 1/3 कर देना है। अब मुझे ये पता है कि R की वैल्यू L साइन अल्फा है, उसका स्क्वायर, H की वैल्यू L cos अल्फा है। अगर आप सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, बस आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे को मिल गया L³ साइन स्क्वायर अल्फा एंड cos अल्फा। अब देखो ऐसे केसेस में कंफ्यूजन होता है, सर L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो L के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करना ना अच्छी बात नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि ये अगर L को वेरिएबल लिया तो ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्वल टू 0 करने पे L कुछ मिलेगा नहीं, 0 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो dv/d अल्फा करो तो πL³/3, ये u/v कर सकते हैं आप। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा का cos अल्फा, करेक्ट। तो अब देख लो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। अंदर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपने को? इसमें sin³ अल्फा है, यहाँ पे एक sin अल्फा है, तो मैं पूरे से ना sin अल्फा को लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ मिल गया -sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ मिल गया 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये क्लियर है क्या? तो आप क्या करते हो, इक्वेट करते हो 0 से चीज़ों को। तो जब 0 से x को इक्वेट करोगे आप तो ये तो 0 बन जाएगा, उसको छोड़ ही दो आप, वहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 आएगी। इसको जरा इक्वेट करो तो क्या मिल गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सही है ना? इसको बस उधर भेज दिया मैंने। तो अब आप ये लिख सकते हो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, अरे साइन बाई कॉस किया तो क्या tan अल्फा की वैल्यू √2 बोल दी जाए, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2 भी मिल गया। और यही तो प्रूफ करना था अपने को, जरा देखो ध्यान से। तो अब किसी ने अगर ये कहेगा सर ये चाहिए मेरे को, तो भाई वो जब tan अल्फा बताया तो cos अल्फा निकाल सकते हो ना, वो ट्रायंगल रूल से, या कैसे भी PBH करके निकाल लो, बस उठा के फिर अल्फा निकालोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट आपका बना के जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप JEE के उतने क्वेश्चन करा नहीं रहे हो, उसमें सब बोर्ड के क्वेश्चन चल रहे हैं। भाई तो मैक्सिमा मिनिमा में ना ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो JEE में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जेईई में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, इजी ही क्वेश्चंस आते हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब बस मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आगे आप 1-2 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में कर लो, और नहीं आए तो मुझे ऑफ कोर्स डाउट में शेयर करो। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो कितनी बार आया है, 8, 10, 12, 13, 14, 16 तो यार आता ही रहा है। हाँ, वैसे ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं बस वो चीज़। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। इसमें बस ना डायग्राम का खेल है कि विंडो कैसा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। सपोज कर लो कि ये आपका विंडो है, मैं आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूँ क्वेश्चन, और इस पे इस तरह से ये रह गया आपका। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। अब ये टोटल जो है वो 10 है। तो मैं आपको अगर और हिंट करूं तो अगर समझो मैंने इसे 2x ले लिया, तो क्या ये वाला x और ये वाला x हो जाएगा? ये सेंटर है मेरा। तो सर अगर इसको y मान लिया जाए, देख लो आप, तो अब बताओ मुझे, तो टोटल पेरीमीटर इसने जब दिया है मतलब p की वैल्यू 2x, और देखो ये वाला y और ये वाला y 2y। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये भी लेना है क्या? अरे भाई, पेरीमीटर बाहर से होता है, अंदर से नहीं होता। एंड पेरीमीटर ऑफ सरकमफेरेंस निकालना आता है ना आप लोगों को। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r हुआ करता था। r इसमें x है, बट उसमें बाई 2 ना, क्योंकि पेरीमीटर किसका है? सेमी सर्कल। तो ये तो गया। तो आपको मिला क्या? ये 10 दिया हुआ था, 2x प्लस 2y प्लस पाई x। ये क्लियर है आपके लिए? नहीं आई बात समझ में? तो साहब इसको यूज कर दो। कहाँ यूज कर दोगे? फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मैं अब आपको इसका आगे नहीं बताऊंगा ज़्यादा। होल ओपनिंग के लिए आपको एरिया ऑफ विंडो लेना है, एरिया ऑफ विंडो। तो एरिया ऑफ विंडो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ पेरीमीटर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 2x इंटू वाई। ध्यान से देखो, लेंथ 2x है और ब्रेथ ओनली y है, प्लस सरकमफेरेंस का एरिया, वो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये x स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है? y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करो, x भी मिलेगा, y भी मिलेगा, और मैक्सिमम भी आ जाएगा एरिया। डेट्स इट। ये कितना आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत जगहों पे अभी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसको भी नोट करो मस्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, आप लोग शेयर करो मुझे। हाँ चलो भाई, और कुछ बचा? लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक और है बट अच्छा है। ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपके पास एक ये क्वेश्चन होमवर्क में आ गया है, देख लो। एक ये होमवर्क में आ गया है, ये तो मैंने करा दिया था, ये भी करवा दिया, और एक ये होमवर्क में आ गया। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके लिए। तो इसको कर डालो, और मैक्सिमम मिनिमम मैं समझ रहा हूँ कि अभी फिनिश हो गया है। मैं अभी एक लेक्चर आपके लिए और लूँगा जिसमें मैं जेईई के क्वेश्चंस कराऊँगा आपके लिए, जो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। जेईई सुपर 15 क्वेश्चंस, जिसके बहुत फाड़ रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलो, आई होप यार तुम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर समझ भी आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेक्चर का अगर बेनिफिट हो रहा है तो बहुत मज़े हैं, और आप शेयर करते रहो। एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो स्पेशली उन बच्चों को जिनका रिवीजन पेंडिंग रह गया हो, जिन्होंने लेक्चर किया छूट गया सब कुछ, तो उनको शेयर करो। चलो, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।